बंदयाल साहब की लेगेसी आपके ख्याल में तारीख उनको कैसे याद रखेगी? अब सबसे पहले उनके जरा कोई कारनामे अगर आपके ज़हन में तो वो बता दीजिएगा। देखिए, उनको सिर्फ एक वजह से याद रखा जाएगा कि उन्होंने ये दस्तूर के एक ग्रे एरिया में एक फैसला किया कि जिसमें असम्बली के हवाले से हमारे दस्तूर ने वाज़े लिखा हुआ है कि असम्बली की अंदरूनी कार्रवाई के मामले में अदालत कोई फैसला नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के एक फैसला दिया और उसके नतीजे में एक हुकूमत का रास्ता हमवार किया पीडीएम का। और पीडीएम का जब रास्ता हमवार हो गया तो वही पीडीएम थी जिसने फिर बंदयाल साहब के दरवाजे पर हुजूम किया, इनको इनकी सास का ताना दिया, इनको इनके रेगुलर फिक्रे का ताना दिया गया। और दूसरी जो बात जिसकी वजह से बंदयाल साहब याद रहेंगे वो ये है कि इन्होंने कभी फैसले ऐसे नहीं किए कि जब वक्त पड़ा हो और उस वक्त फैसला करना जब मुश्किल हो तो उस वक्त हम देखा कि बंदयाल साहब ने फैसला करने से शाये हुए कर लिया। मिसाल के तौर पे 14 मई का इलेक्शन का फैसला कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होना चाहिए, उस फैसले को मनवाने की सख्त अदालत में मौजूद थी, लेकिन अदालत उस हुजूम से डर गई, या यूँ कहिए कि अदालत ने अपनी हिकमत या मसलियत इसी बात में समझी कि शायद इस फैसले को रौंद देने वालों को अदालत के कटहरे में नहीं बुलाना चाहिए। तो लिहाजा ये एक पंचायती फैसला बन के रह गया कि अगर किसी ने माना तब भी ठीक, ना माना तब भी ठीक, जो दे गया उसका भी भला, जो नहीं दे के गया उसका भी भला। तो लिहाजा ये एक फकीराना तर्ज अमल हमारी अदालत में जस्टिस बंदयाल साहब की वजह से आया। और फिर आज सूरत हाल ये है कि हमारी अदालत ने जब अपने फैसले पर अमल दरामद न करवाया तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की सभी अदालतों के फैसले हवा में उड़ा दिए गए। और हम रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं कि एक को जमानत मिलती है और फिर उसे कभी एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। पंजाब के अंदर इस्लामाबाद की पुलिस दंदनाती हुई आती है और घर जाते हुए एक मुलजिम को जिसको जमानत मिल चुकी है उसको उठा के ले जाती है। तो लिहाजा पाकिस्तान में जो अदालतों का जो तहक्कुम था वो बंदयाल साहब की वजह से ख़त्म हो गया। यही उनकी लेगेसी है, यही उनका वर्सा है जो आगे आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस को मिलेगा या पाकिस्तान को मिला है। अब पंसोटा साहब, आप अग्री कर रहे हैं हबीब अकरम साहब से, ये जो कारनामे हबीब साहब बता रहे हैं, और दूसरा उसके अंदर ब्रदर जजेस का भी तो एक मेरा ख्याल किरदार रखना चाहिए ना साथ। लेकिन दूसरा उनके ऊपर ये आ जाता था कि आप बार बार वो जिसको बेंच फिक्सिंग कहते हैं, एक ही बेंच बना देते हैं। अब इतनी तनकीद होना शुरू हो गई तो नहीं बनाने चाहिए थे एक ही तरह का बेंच उनको। और दूसरा फिर अगर बहुत सारे मामलात के अंदर जहाँ पे फुल कोर्ट का कहा गया वहाँ पे उनको ये कर लेना चाहिए था। ओवरऑल आई मीन हाउ वुड यू रिमेंबर बंदयाल साहब एंड हिज टेन्योर? देखिए जी, उमर अता बंदयाल साहब ने जिस टाइम पर इस ओहदे के ऊपर बेसिकली इनको फाइज किया गया था वो एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पर पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उनकी सुप्रीम कोर्ट का एक साइजेबल पोर्शन उनके खिलाफ था। इस सिचुएशन के अंदर आकर उन्होंने अपना जुडिशल टास्क जो परफॉर्म किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको मैं बिल्कुल हबीब साहब से हद तक जरूर एग्री करता हूँ कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला फैसला था उससे मैं भी शायद खिलाफ करता हूँ। उस टाइम पर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखें तो उमर अता बंदयाल साहब जो है उन्होंने बड़े कन्वीनियंटली तमाम फैसलों से शायद वे भी कर सकते थे और ये भी कह सकते थे कि मैंने इस मैटर के ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन अस्यूम करनी नहीं है, ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट है और ये अदालत इसके अंदर नहीं डलना चाहती। लेकिन इवन देन ही गॉट इनटू वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजंस और सही डिसीजंस दिए। सबसे पहले 63A की बात करते हैं। 63A के ऊपर हमेशा तनकीद होती है कि जुडिशरी ने अपनी इंटरप्रिटेशन दी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन वही है 10 में जब ये 18वीं तरमीम आ रही थी तो उससे पहले हमारे पॉलिटिशियंस इसमें रजा रबानी सब सरफहरिस्त थे कि उनकी तकारीर मौजूद है रिकॉर्ड पर जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही वोट नहीं काउंट होगा। उसके बाद आगे पंजाब इलेक्शन के फैसले पर आते हैं। पंजाब इलेक्शन के फैसले को भी बड़ा इजीली वो कह सकते थे कि जो सो मोटो का तरीक़ाकार अडॉप्ट किया मैं नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद ही स्टूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बंदयाल साहब के साथ जहाँ पर मेरा ख्याल जिसकी वजह से बुनियादी तौर पर होती है वो ये है कि उन्होंने पावर ऑफ कंटेम्प्ट एक्सरसाइज नहीं की। इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 190 है जिसके तहत तमाम जो फोर्सेज हैं, जो आपकी सिविल अथॉरिटी है, इवन मिलिट्री अथॉरिटी, सब दे हैव टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इस दफा आपने रियलाइज किया कि उनके साथ कोई भी नहीं था, तो कंटेम्प्ट को भी अपना तमस्खर बढ़ाने वाली बात थी। इवन देन
करना चाहिए था, प्रोसीड करना चाहिए था, बट एक सर्टन सिचुएशन, एक हालात के अंदर उमर अता बंदयाल साहब ने परफॉर्म किया। मेरी जाती नज़र में बहुत अच्छे फैसले दिए, ऐसे फैसले दिए जिसमें शायद आज नहीं लेकिन हिस्टोरिकली वो ज़रूर जज होंगे। आज से 10, 15, 20 साल बाद जो हमारी अगली जनरेशन है वो ये ज़रूर कहेगी कि किसी शख्स ने उस टाइम पर खड़े होकर ये कहा कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। हाँ, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि उसको इन्फोर्स करने के बेतहाशा तरीके हो सकते थे, बट मैं समझता हूँ कि इन्फोर्समेंट इसलिए पॉसिबल नहीं थी। जब आप अगर साहब अदवार में जाएं तो एस्टैब्लिशमेंट हमेशा जुडिशरी के साथ खड़ी होती है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम एक यूनिक सिचुएशन थी जिसमें सिर्फ जुडिशरी और जुडिशरी के अंदर भी चीफ जस्टिस और 2-3 जज एक तरफ खड़े थे। बाकी जहां आपने साथी जजेस की बात की, जहां पर इनको लाइक माइंडेड जजेस कहा जाता है, मैं दूसरी जो साइड है उनको हमेशा अनलाइक माइंडेड कहता हूँ। एक आपका व्यू हो सकता है, ये अनहर्ड ऑफ चीज थी कि बेंच के ऊपर बैठकर ये कहा जाए कि जी फुल कोर्ट बनाए, हम इस चीज को नहीं मानते, इजाफी नोट दिए जाए। ये चीजें जुडिशल आप समझ लें प्रोप्राइटी के खिलाफ थी, ये पहले नहीं होती थी लेकिन हुई। उन चीजों के अंदर एग्जिस्ट करते हुए अपनी लीगल पोजीशन को देखिए, मेरा बादियों नजर में जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी वही हुआ है अल्टीमेटली, और उसकी एक वजह यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एनफोर्स नहीं करवाए अपने फैसले, और उनका जो एक कंटेम्प्ट का उनका जो पावर है उनके पास, उसको उन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया। आप ये हम किस तरह कह सकते हैं कि माजी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमेशा जुडिशरी खड़ी होती थी, इस दफा नहीं हुई? अगर आप उठा के देख लें तो जो फैसले जाते हैं पॉलिटिकल विल से होते हैं, या पॉलिटिशियंस आपके साथ होते हैं या आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट होती है। ये यूनिक सिचुएशन थी, और जब आप ये कहते हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चाहती उसके बावजूद जुडिशरी करवाती, तो ये आई थिंक हमारी बड़ी खाम ख्याली है। एस्टैब्लिशमेंट अगर किसी चीज के ऊपर अपनी विल रखती है या अपनी दैट टू विद साइजेबल नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद देम, तो ये इम्पॉसिबल है जुडिशरी के लिए। उसकी वजह ये है कि वो फैसला दे सकते हैं। अब लेट से आपके सामने डेली बेसिस पर कहा जा रहा है कि फलां शख्स को उठा के कोर्ट में पेश करो, कहते जी नहीं करना। अब या तो एक तरीका ये है कि फाजिल जज साहब खुद उठें, गाड़ी में बैठे, प्राइवेट गार्ड्स ले जाएं, उठा के ले आए, वो नहीं कर सकते। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर हिम इज कि वो अपनी स्टेट के थ्रू एनफोर्स करें। स्टेट रिलक्टेंट है इस टाइम, और स्टेट इन ऑल इट्स फॉर्म्स रिलक्टेंट है। तो इस तरह के सिचुएशन में सिर्फ फैसले ही आ सकते हैं। कुछ जजेस तो शायद इस सिचुएशन में फैसले भी ना देते और जाके ये कहते कि जो हमारा पुराना मॉडल है कि जी आइन को बदले, आइन को चेंज करें, आइन को ये करें वो करें, वो भी एग्जिस्ट करते हैं आपके सामने। इफ्तिखार चौधरी साहब की जहाँ हम इज्जत करते हैं इतनी, वहाँ पर उनका वो फैसला मौजूद है आज तक। तो मैं समझता हूँ कि बंदयाल साहब ने लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में जितना पुश कर सकते थे पुश किया, लेकिन दैट पुश वाज नॉट इनफ। उससे ज्यादा वो कुछ मेरा नहीं ख्याल जाती तौर पर कर सकते थे, और वो आप जब नेक्स्ट चीफ जस्टिस आएंगे उसमें देख लेंगे चेंज, जो कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस को सबसे बड़ा एक एज हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट साइजेबली उनके साथ होगा। पर बंदयाल साहब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सुप्रीम कोर्ट एक तरह की इतनी सीरियस प्रॉब्लम थी, वरना 16 जजेस अगर एक तरफ इकट्ठे होते तो आई डोंट थिंक सो इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। अभी भी 90 डेज का इशू तो आना ही है। वो कौन सा किसी ने 90 डेज में इलेक्शन करा देने, तो वो पंजाबी में जैसे कहते हैं घोड़ा दे घोड़े ना मैदान, उधर चीज नजर आ जाएगी आपको। अच्छा, नहीं उस पे मैंने एक अलग से बात करनी है कि आगे जो एक नेक्स्ट चीफ जस्टिस साहब जो आ रहे हैं, काजी फायज ईसा साहब, वो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या उनके पास। लेकिन हबीब अकरम साहब, जो पंचोटा साहब कह रहे हैं कि मजाक उड़वाने के मुतरादिफ था अगर वो अपनी पावर्स यहाँ पे एक्सरसाइज करते, और फिर वो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का मुझे वो फ़िक्रा बार बार याद आ जाता है कि वो कहा करते थे कि हमारे पास कुछ जुडिशल आर्मी तो है नहीं, इस वजह से हम फैसले ऐसे देते हैं कि जिन पर अमल भी करवा सके। तो ये वो वाला मामला क्या? देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि इसी अदालत ने भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया और कोई रास्ते में नहीं आया। इसी अदालत ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया, कोई रास्ते में नहीं आया। इसी अदालत ने यूसुफ गिलानी को निकाल दिया, कोई रास्ते में नहीं आया। इसी तरह इसी अदालत में बैठ के एक चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से जब उनकी एक्सटेंशन का क्वेश्चन है तो उस पर कानून साजी की जरूरत है, कोई आसमान नहीं टूट पड़ा। अगर बंदयाल साहब वजीर आजम को बुला लेते, चलिए वजीर आजम को ना बुलाते, उस पर्टिकुलर केस में जब पैसे नहीं मिल रहे थे इलेक्शन के लिए तो वजीर खजाना को बुला लेते, कोई काम तो करते। मसला यह है कि अदालत, ये कोई बंदयाल साहब कोई मुअर्रिख नहीं थे कि जिन्होंने तारीख को दुरुस्त तरीके से लिखना था। बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ ये कहता है कि उसने दस्तूर की हर सूरत में हिफाजत करनी है। चाहे इस मामले में हल्फ उठाने का मतलब यह है कि चाहे उसकी जान चली जाती, फिर भी हल्फ, उसके हल्फ के मुताबिक दस्तूर जो था वो इंटैक्ट रहता। लेकिन हमारे बंदयाल साहब को अल्लाह ताला खुश रखे। अब मसला ये है कि उन्होंने जहाँ पर वक्त क़याम आया वहाँ पे सजदा इख्तियार कर लिया, तो अब क्या कहा जा सकता है?
अच्छा, वो वैसे आपको याद है एक जब आप कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना को बुला लेते या वज़ीर आज़म को ना चलें, सेक्रेटरी ख़जाना सेक्रेटरी दिफा को बुलाया था तो दो अहम बड़ी ताकतवर शख्सियात, रिपोर्ट हुआ कि वो शाम गए, सुप्रीम कोर्ट मिलने चली गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और उसका कोई डिनाइल भी आज तक सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं आया और कहीं और से भी नहीं आया। वो भी तो एक रीज़न है ना हबीब साहब बीच में, आखिर बंदा बशर तो बंदयाल साहब भी हैं। देखिए, फिर बंदा बशर हल्फ ना उठाए। अगर बंदे को अपनी कमजोरी का इतना ही एहसास है कि मैं ये हल्फ की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो फिर उसको हल्फ लेना ही नहीं चाहिए था। उसको तो ये समझना चाहिए था कि अच्छा भी, थैंक यू वेरी मच, मैं हाई कोर्ट का जज रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे हालात है या मैं अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं कर सकता, तो मैं उनको छोड़ देना चाहिए था। पाकिस्तान यानी दुनिया की तारीख में ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिसमें चीफ जस्टिस, अपने वक्त के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं फैसले पर अमल दरामद नहीं करा सकता तो फिर मैं निकल पड़ूंगा, मैं अदालत से बाहर निकल आता हूँ। अगर वो अदालत, तो हमें यकीन होता कि हाँ, अदालत के ऊपर ऐसा दबाव है जो काबिल कबूल नहीं। तो मतलब जब वो वहां पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में हम कैसे मान लें कि उनके ऊपर कोई दबाव था? ये फैसले तो उन्होंने अपनी मर्जी से लिखे हैं, हम कैसे मान लें कि किसी ने उनके ऊपर दबाव डाला था? और अगर दबाव के आगे वो झुक गए खुदा न खास्ता, तो फिर तो और भी खतरनाक बात है।